नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके आरकेसीएल एग्ज़ाम का शानदार मॉडल टेस्ट पेपर बताऊंगा, जिसमें इस एग्ज़ाम के नए सिलेबस के अनुसार 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप इन 35 प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो आपके RACIT एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है फेसबुक, ट्विटर तथा लिंक्डइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, फेसबुक की जो स्थापना है वो सन 2004 के अंदर हुई थी और ट्विटर की स्थापना 2006 के अंदर हुई थी और लिंक्डइन ऐप है उसकी स्थापना 2002 के अंदर हुई थी। तो इस प्रकार से पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक ईमेल में ड्राफ्ट फोल्डर में किस प्रकार के ईमेल होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आपका जो जीमेल होता है उसमें कई प्रकार के फोल्डर होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास में पहला फोल्डर होता है स्पैम फोल्डर। दोस्तों, स्पैम फोल्डर के अंदर ऐसे मेल्स छुपे होते हैं जो कि किसी अननोन व्यक्ति ने हमें भेजे हों, यानी कि उस व्यक्ति को हम ना जानते हों। और वहीं हमारे पास में एक फोल्डर होता है ट्रैश। दोस्तों, ट्रैश फोल्डर के अंदर हमने जो मेल मिटा दिए हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। और अंतिम में हमारे पास में एक फोल्डर होता है ड्राफ्ट फोल्डर। दोस्तों, ड्राफ्ट फोल्डर के अंदर आउट गोइंग मेल्स होते हैं, यानी कि दोस्तों दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज का भाग नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि क्लाउड स्टोरेज के भाग है वो तीन ही होते हैं। पहला माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, दूसरा ड्रॉप बॉक्स और तीसरा गूगल ड्राइव। इसके अलावा कोई भी क्लाउड स्टोरेज का भाग नहीं होता। यानी कि दोस्तों, अब हमारे पास में बता जीमेल फोल्डर। तो दोस्तों, आप सब जानती हैं कि जीमेल फोल्डर तो किसी भी प्रकार का क्लाउड स्टोरेज नहीं है, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, हैंगआउट किसकी सर्विस है। तो दोस्तों, आप सभी ने गूगल हैंगआउट तो बहुत सुना होगा, यानी कि दोस्तों हैंगआउट किसकी सर्विस है, गूगल की सर्विस है। क्योंकि इससे पहले क्या लगता है, गूगल लगता है। जैसे कि गूगल क्रोम, तो क्रोम किसकी सर्विस होगी, गूगल की होगी। उसी प्रकार से कई चीज़ें हैं जो कि गूगल ने बनाई है। और आप जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब भी किसका है, गूगल का है। यानी कि दोस्तों चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, info@uniquekaroli.com में यूनिक करौली किसको प्रदर्शित करता है। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारे पास में वेबसाइट है इसके अंदर यूनिक करौली है वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, वो हमारे पास में क्या है, कंपनीज डोमेन नेम है। यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, GUI जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा CLI जिसकी फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है। तो दोस्तों, हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी का जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है। देखिए, इसमें कहा गया है GUI CLI की अपेक्षा अधिक पावरफुल होता है। नहीं दोस्तों, CLI है वो पावरफुल अधिक होता है GUI से। यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा नया फीचर है जो कि अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्नैपिंग टूल होता है, जबकि और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनमें स्नैपिंग टूल की जो सुविधा है वो नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा स्नैपिंग टूल क्या करता है, विंडोज 10 की जो स्क्रीन है उसको कई स्क्रीनों में बांट देता है। जैसे कि ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसमें आप एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन विंडोज 10 के अंदर स्नैपिंग टूल क्या करता है, इस स्क्रीन को कई स्क्रीनों में बांट सकता है। यानी कि आप इधर फेसबुक चला सकते हो, इधर यूट्यूब चला सकते हो, इधर इंस्टाग्राम चला सकते हो, इधर स्नैपचैट चला सकते हो, यानी कि कई कार्य कर सकते हो एक ही स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से हमारे पास में सातवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, यदि आपका एक वीडियो डी ड्राइव के इम्पोर्टेंट नाम के फोल्डर में है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है। यानी कि दोस्तों, आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है और उस फोल्डर में क्या पड़ी है, वीडियो पड़ी है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप लेवल फोल्डर है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप लेवल फोल्डर है। और दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि फोल्डर के अंदर जब फोल्डर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर में आप क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि विंडोज मोबिलिटी सेंटर में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर हम स्पीकर की आवाज़ है उसे बढ़ा घटा सकते हैं, और वहीं वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है उसको भी जोड़ सकते हैं, और वहीं जो हमारे पास में कंप्यूटर की डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस को भी घटा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं वो हम विंडोज मोबिलिटी सेंटर से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को रन नहीं करवा सकते, यानी कि उसको चालू नहीं कर सकते। यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट मेनू नहीं होता। तो दोस्तों, जो स्टार्ट मेनू है वो विंडोज 7 में भी होता है, विंडोज XP में भी होता है और विंडोज 10 में भी होता है। लेकिन विंडोज 8 के अंदर क्या है, स्टार्ट मेन्यू नहीं होता। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में फ्रीज पेन्स का क्या उपयोग है। तो दोस्तों हम MS एक्सेल के अंदर जो फ्रीज पेन्स कमांड है उसकी सहायता से किसी शीट के भाग को दिखा सकते हैं, जबकि जो बची हुई शीट है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, यदि 12 + 17 + 9 + x + 13 बराबर क्या हो, 81 हो, तो एक्सेल में x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि हमें अज्ञात वैल्यूज फाइंड करने के लिए गोल सीक का उपयोग करना होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कौन फाइंड करेगा, गोल सीक फाइंड करेगा। यानी कि 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में निम्न फॉर्मूला में सेल A1 रैंकिंग को प्रदर्शित करता है। यदि राम की रैंकिंग 7 और श्याम की रैंकिंग 5 हो तो क्या परिणाम आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक कंडीशन बता रखी है कि यदि A1 ग्रेटर देन हो 5 से तो ऑसम ऑसम आएगा या एक्सीलेंट एक्सीलेंट आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर क्या आएगा, ऑसम ऑसम आएगा। यानी कि दोस्तों 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में कौन से फंक्शन द्वारा 2 या 2 से अधिक सेल के टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़कर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो MS एक्सेल के अंदर कई सेलें होती है उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है और उससे एक नई सेल बनानी है। तो दोस्तों ये कार्य करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, तो आप उस समय कॉन्स्टिनेट फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे। यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में यदि A1, A2 तथा A3 सेल्स की वैल्यूज को जोड़ना हो तो निम्न में से सही तरीका कौन सा है। तो दोस्तों यदि आपको A1, A2 और A3 सेल्स की वैल्यूज को जोड़ना है तो आप इन तीनों फॉर्मूलोज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला A है बराबर सम ब्रैकेट A1, A2, A3 ब्रैकेट बंद, और वहीं B है ब्रैकेट A1 to A3 ब्रैकेट बंद, और वहीं C ऑप्शन है बराबर A1 + A2 + A3। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तीनों फॉर्मूलाज का यूज करके वैल्यूज को जोड़ सकते हैं। यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में कौन सी सेव, ओपन तथा न्यू की शॉर्टकट कमांड है। तो दोस्तों जो सेव की शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+S, और ओपन की जो शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+O, और जो न्यू की शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+N। यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी स्पार्क लाइंस है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो स्पार्क लाइंस है वो कहाँ बनती है, MS एक्सेल के अंदर बनती है। और जो हमारे पास में स्पार्क लाइंस के उदाहरण है वो है लाइन, कॉलम, विन या लॉस। यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट के अंदर जो हम फाइल सेव कर देते हैं, जो हमारे पास में प्रेजेंटेशन होती है उसे हम सेव कर देते हैं, तो वो डिफॉल्ट रूप से .pptx नाम से सेव हो जाती है। किस नाम से सेव हो जाती है दोस्तों, .pptx। यानी कि दोस्तों ये क्या है, MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन है। यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड के किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर प्रभाव उत्पन्न करना क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में कोई एक इमेज है जो कि सीधी पड़ी है, आपको क्या करना है, इस प्रकार से इमेज को घुमाना है। तो दोस्तों आप MS पावर पॉइंट के अंदर कौन से प्रभाव को यूज करेंगे, तो आप उस समय एनिमेशन टैब है उसका यूज करेंगे, एनिमेशन प्रभाव का यूज करेंगे। यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारे पास में पहला कथन ए है, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। उसी के आगे दूसरा कथन दिया गया है बी, पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों वही बात हुई कि आप कर सकते हैं, पहली स्लाइड से करो या तीसरी स्लाइड से करो या 5वीं स्लाइड से करो, आप किसी भी स्लाइड से स्लाइड शो है वो शुरू कर सकते हैं। आगे हमारे पास में सी ऑप्शन है, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि MS पावर पॉइंट के अंदर तो वीडियो ही बनती है, तो वो फाइल तो वीडियो के रूप में ही सेव होगी। यानी कि दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। और हमको इस प्रश्न में कहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य हो। यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें हमारे पास में पहला कथन एक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ध्वनि का समावेश नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, जो पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनती है उसमें आप ध्वनि ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये वाला कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। उसी प्रकार से दूसरा कथन है, सभी स्लाइड्स के लिए अलग अलग डिजाइन अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, अलग अलग स्लाइडों के लिए हम अलग अलग डिजाइन चुन सकते हैं। यानी कि ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के अंदर दोनों कथन हैं वो असत्य दे रखे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य हैं। आगे हमारे पास भी 22वां प्रश्न पूछा गया है, पावर पॉइंट में किसका समावेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों पावर पॉइंट होती है उसमें इमेज का समावेश कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का भी कर सकते हैं और वीडियोज का भी कर सकते हैं।
लेकिन पीडीएफ फाइल्स का समावेश पावर पॉइंट में नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीएफ फाइल जो है वो एमएस वर्ड के अंदर बनती है। तो इस प्रकार से 22वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, एक कंप्यूटर में सी ड्राइव के इंपॉर्टेंट वाले फोल्डर में माई फेवरेट नाम से एक और फोल्डर है, जिसमें एक ऑडियो माई म्यूजिक डॉट mp3 के नाम से सेव है, तो वो फोल्डर क्या होगा? तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही कहा था कि इंपॉर्टेंट के बाद में यदि कोई फोल्डर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सब फोल्डर कहेंगे, क्योंकि टॉप लेवल फोल्डर के बाद में क्या आता है? हमेशा सब फोल्डर आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 23वें का? ऑप्शन नंबर बी, सब फोल्डर। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में निम्न में से टास्क बार में डिफॉल्ट कौन से ऑप्शन होते हैं? तो दोस्तों जो हमारे पास में विंडोज 10 है उसमें जो टास्क बार है उसमें स्टार्ट बटन होता है, डेट एंड टाइम होता है, बैटरी स्टेटस भी होता है। यानी कि दोस्तों ये तीनों की तीनों चीजें हैं वो टास्क बार में डिफॉल्ट रूप से होती है। यानी कि दोस्तों 24वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, कौन से तरीकों द्वारा कंप्यूटर में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं? तो दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आप उसको सीडी या डीवीडी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म में बताना चाहता हूँ। दोस्तों सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 के अकाउंट सेक्शन में आप क्या बदलाव नहीं कर सकते? तो दोस्तों विंडोज 10 के अकाउंट सेक्शन में हम अकाउंट का नाम बदल सकते हैं, अकाउंट की पिक्चर बदल सकते हैं, अकाउंट की पासवर्ड बदल सकते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि विंडोज 10 के अकाउंट सेक्शन में हम बदलाव ना करने के लायक हो। यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो दोस्तों जो हमारे पास में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही इसे बनाती है। यानी कि 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें हमारे पास में पहला प्रश्न दे रखा है, विंडोज 10 में बाह्य स्टोरेज डिवाइस से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, यदि हमारे पास में विंडोज 10 है और हम कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव लगाकर कोई गेम भरना चाहते हैं तो हम भर सकते हैं। बाह्य स्टोरेज डिवाइस से कोई सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि ये कथन क्या है? बिल्कुल असत्य है। उसी के आगे दूसरा कथन दिया गया है, विंडोज 10 में एक से ज़्यादा यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, हम एक से ज़्यादा अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों कथन क्या है? बिल्कुल गलत हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत हैं। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट ब्राउजर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, विंडोज 10 के अंदर जो डिफॉल्ट रूप से ब्राउजर होता है उसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी कि 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में एक स्क्रीन के किसी विशिष्ट भाग का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको मैंने पहले कहा था कि स्निपिंग टूल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एक स्क्रीन को कई स्क्रीनों में बांट सकते हैं। और वहीं विंडोज 10 के अंदर स्निपिंग टूल का एक और उपयोग है कि स्निपिंग टूल क्या करता है? कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो हम विंडोज 10 के अंदर स्क्रीनशॉट लेने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है स्निपिंग टूल। यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर आप प्रोफेशनल व्यक्तियों को अपने नेटवर्क में जोड़ सकते हैं तथा कंपनी सर्च कर सकते हैं? तो दोस्तों यदि आप घर बैठे इंटरनेट पर कोई बिजनेस या जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट है हमारे पास में लिंक्डइन नाम से उस पर ढूंढ सकते हैं। यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं है? तो इसमें जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करता। और इस प्रश्न में कहा गया है कि वो इंस्टॉल करता है, तो दोस्तों ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कार्य नहीं है। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावरपॉइंट 2010 में डिफॉल्ट ऑफिस थीम कौन सी है? तो दोस्तों MS पावरपॉइंट 2010 में जो डिफॉल्ट ऑफिस थीम होती है वो होती है टाइटल स्लाइड। यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में वायरस से बचाव हेतु कौन सा इनबिल्ट टूल उपयोग होता है? तो दोस्तों यदि हमारे पास में कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 है और उसमें क्या आ गया? वायरस आ गया, तो हम बचाव के लिए क्या करेंगे? विंडोज डिफेंडर ऐप है उसका यूज करेंगे। यानी कि 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो दोस्तों जो हमारे पास में ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट होती है वो क्या होती है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होती है। यानी कि 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो के अंदर नए सिलेबस के अनुसार RACAT एग्जाम के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आने वाला RACAT एग्जाम देने वाला है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसे भी RACAT एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं और वो भी अच्छे परसेंटेज से पास हो पाए। क्योंकि यदि आप किसी की हेल्प करोगे तो गॉड भी आपकी हेल्प करेगा, भगवान अल्लाह भी आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।